हो गया क्या? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। मैं हूं अविनाश और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दक्षिण भारत यानी कि प्रमुख तौर पर देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियों के बारे में। ठीक है, तो हमारी जो सीजीपीएससी की फ्री क्लासेस चल रही है, जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही है, उसके अंतर्गत अभी तक हमने 2 क्लास डिस्कस किया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने उत्तर भारत की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में डिस्कस किया और सेकेंड जो क्लास है उसमें भी हमने नॉर्थ ईस्ट प्रमुख तौर पर अगर देखें तो उत्तर पूर्व भारत की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में जाना था। ठीक है, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियों के बारे में। तो जिन्होंने पिछला क्लास देखा है वो रिलेट कर पाएंगे, और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पुरानी 2 क्लासेस हैं भारत की प्रमुख पर्वत, पहाड़ और घाटियों के बारे में, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं अब तक हमने क्लास में अब तक डिस्कस कर ली थी, और प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। पिछली जो क्लास हुई उसमें अरावली पर्वत के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो आज की इस क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा, इसके अलावा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और क्लास आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट में लगातार बताते रहें ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, तो लाइक और कमेंट जरूर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन जो है कैसा लग रहा है, क्योंकि नाम का तो वैसे है आपके लिए दिख रहा है फ्री क्लासेस चल रही है, लेकिन आपको जो कंटेंट दिए जा रहे हैं क्लास में वो आपको शायद पैड क्लासेस में भी ना मिले। ठीक है, तो चलिए ये है हमारा प्यारा भारत, और इस भारत के अंतर्गत अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, उत्तर की पहाड़ियों के बारे में हमने देखा, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियों के बारे में हमने जाना। ठीक है, पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने अरावली पर्वत के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियों के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो आज की इस क्लास में इसके आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैप पर आते हैं। ये है हमारे भारत का मैप, बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं विंध्याचल पर्वत के बारे में। विंध्याचल पर्वत की बात करें जो जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा कुछ इस प्रकार से विस्तार है अरावली का, गुजरात है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें विंध्याचल की तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का और बिहार, ये एरिया कवर करता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी की हम बात करें तो। ठीक, कुछ इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं, और इसके अंतर्गत जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी है उसको डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है, आपको ना एक पठार देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, और इस पठार का नाम है मालवा का पठार, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार है। प्रमुख तौर पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। मालवा के पठार की बात कर रहे हैं, ये मालवा का पठार आपको देखने को मिलेगा अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो इनको भी ध्यान में रखना है। विंध्याचल पर्वत की बात करें तो विंध्याचल पर्वत को किस किस नाम से जाना जाता है अगर स्थानीय भाषा में देखें तो, एक तो इसे कहा जाता है विंध्य श्रेणी। ठीक है, तो विंध्य श्रेणी इसे मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है विंध्य श्रेणी। ठीक, तो विंध्याचल का एक जो हिस्सा है उसे कहते हैं विंध्य श्रेणी। फिर इसके आगे पूर्व की ओर चले जाएंगे तो फिर हमें जो श्रेणी देखने को मिलेगी इसे कहा जाता है भारनेर श्रेणी। ठीक, तो भारनेर श्रेणी भी किसका भाग है कहने से याद रखना है विंध्याचल पर्वत का ही ये भाग है। पहले इसे कहा जा रहा है विंध्य श्रेणी, फिर हम कह रहे हैं भारनेर श्रेणी। हम किसकी बात कर रहे हैं, विंध्याचल की बात कर रहे हैं ना। विंध्याचल पर्वत की बात कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख जो पहाड़ियां हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है विंध्य श्रेणी, फिर इसे कहा जाता है भारनेर श्रेणी, और इसके बाद जो नाम आपको देखने को मिलेगा वो है कैमूर श्रेणी। तो इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा कैमूर के बारे में।
कैमूर का जो विस्तार है वो आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। एक तो मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग, कैमूर श्रेणी की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग देख रहे हैं, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार का भी क्षेत्र कैमूर श्रेणी के अंतर्गत आता है। मतलब कैमूर का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी भाग में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और बिहार में हम विस्तार देख रहे हैं कैमूर पर्वत श्रेणी का। और ये किसका भाग है, ये सभी विंध्याचल का भाग है। तो 3 प्रमुख पहाड़ियों के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे तो पहले है विंध्य श्रेणी, फिर है भारनेर श्रेणी और फिर है कैमूर श्रेणी। यहाँ तक क्लियर। एक जो इंपॉर्टेंट बात है, भारनेर श्रेणी के ही पूर्व में आपको एक पठार भी देखने को मिलेगा और उस पठार को कहा जाता है भांडेर का पठार, ठीक। तो पठार का नाम क्या है, भांडेर का पठार। तो लोकेशन आपको ध्यान में रखना। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि भांडेर का पठार कौन से राज्य में है, क्योंकि व्यापम की परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि सिगुर पठार जो है, सिगुर पठार कौन से राज्य में है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था व्यापम के एक एग्जाम में। और सिगुर पठार आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, है ना। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो हम अक्सर स्किप कर जाते हैं, उनको भी हमको ध्यान में रखना है, इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो भारनेर पर्वत श्रेणी है, किसका भाग है, विंध्याचल का। और भारनेर के पूर्व में एक पठार देखने को हमें मिलता है, वो है भांडेर का पठार, ठीक। इसके पूर्व में चले जाएंगे तो कैमूर है। और कुछ प्रमुख पठार की बात करें तो आपको पता है बघेलखंड का, बुंदेलखंड का पठार है। फिर इसके पूर्व में हम देखते हैं बघेलखंड का भी पठार है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग आता है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम प्रमुख पहाड़ियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पठारों के बारे में किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये तो हो गई बात विंध्याचल की। विंध्याचल के अंतर्गत अगर आपसे ये पूछा जाए कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे जो ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी वो है सद्भावना शिखर, ठीक है। सद्भावना शिखर जो है वो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूरी श्रेणी जो है ना, जिसके अंतर्गत विंध्य पहाड़ी, भारनेर, कैमूर सभी आ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो माउंटेन पीक होगी जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी, तो उसका नाम है सद्भावना शिखर। इसकी जो ऊंचाई है वो है 751 मीटर। किसकी बात कर रहे हैं, सद्भावना शिखर को। और इसी का एक और नाम जो है वो आपको देखने को मिलेगा गुडविल पीक। पीक का मतलब होता है चोटी, माउंटेन पीक। जैसे कि ये हम देख रहे हैं पर्वत है, तो ये टॉप का जो ऊपर का जो शीर्ष भाग है इसे हम कहते हैं पीक, माउंटेन पीक, ठीक है। तो गुडविल पीक या फिर सद्भावना शिखर, ये दोनों नाम एक ही हैं। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई है इसकी 751 मीटर के लगभग। और ये हम देख रहे हैं अगर कौन से राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है विंध्याचल पर्वत के बारे में। विंध्याचल पर्वत बेसिकली उत्तर भारत को, मतलब बेसिकली अगर हम देखें प्रायद्वीपीय भारत जो है हमारा, उसकी उत्तरी सीमा कौन बनाता है, अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो विंध्याचल पर्वत जो है प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा बनाता है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में अगर हम कोई पहाड़ी देखेंगे तो वो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो इसका जो विस्तार है हम देखते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है। किसकी बात कर रहे हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियाँ आती है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो गुजरात में एक श्रेणी हम देखेंगे सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत, और इसका जो नाम है वो है राजपीपला, ठीक। तो राजपीपला जो है वो किसका भाग है, कहने से याद रखना है सतपुड़ा का। राजपीपला पर्वत जो है किसका भाग है, सतपुड़ा का भाग है। कौन से राज्य में है, तो आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। एक राजमहल की भी पहाड़ी है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी हम देखते हैं मुख्य तौर पर झारखंड में, है ना। तो राजपीपला गुजरात में है, राजमहल हम देखेंगे झारखंड में, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अक्सर जो सिमिलर नाम है उस पर कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो राजपीपला के बारे में ध्यान में रखना है, ये कहाँ पर है,
गुजरात में। किसका भाग है कहने से? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, क्योंकि सतपुड़ा का विस्तार कितने राज्यों में है? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। तो 4 राज्यों में इसका विस्तार हमें देखने को मिल रहा है। राजपीपला कहा गया गुजरात में। इसके बाद देखो, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में इसे सतपुड़ा के नाम से ही जाना जाता है। ठीक, तो यहां पर इसे कहा जा रहा है सतपुड़ा। ठीक, तो सतपुड़ा इसे कहाँ पे कहा जा रहा है? मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में इसे सतपुड़ा ही कहा जा रहा है, जबकि सतपुड़ा के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियों की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो नाम हो गया सतपुड़ा ही। इसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाली जो पहाड़ी है इसे कहा जाता है गाविलगढ़। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, गाविलगढ़ इसे कहा जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में कहा जाता है। और गाविलगढ़ किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है, क्योंकि अभी हम देखेंगे पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में, और पश्चिमी घाट के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियों में हम महाराष्ट्र में भी कई सारी पहाड़ियां देखेंगे। एक पहाड़ी ऑलरेडी हम देख चुके हैं महाराष्ट्र में, लेकिन वो किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। सतपुड़ा के बाद जो प्रमुख पहाड़ी हम देखते हैं, तो इसका जो नाम है वो है महादेव हिल्स। ठीक, यानी कि महादेव पहाड़ी। और एग्जामिनर आपको क्रम भी पूछ सकता है सतपुड़ा की प्रमुख पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर जमाइए। तो इस कारण से ये पूरी जो संरचना है उसको हमको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे है। पहले हम लोग क्या देखे? राजपीपला गुजरात में, फिर हम देख रहे हैं सतपुड़ा ही कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में। इसके पूर्व में हम देखते हैं गाविलगढ़ या ग्वालीगढ़ कहा जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इसके पूर्व में चले गए तो महादेव, और फिर हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर देखेंगे, जो आप लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ते ही होंगे, इसका नाम है मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक, तो ये हो गया मैकल पर्वत श्रेणी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सतपुड़ा के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियां हैं। अब कुछ खास बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आपको छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार देखने को मिलेगा। किसका भाग है कहने से? सतपुड़ा का भाग है। ठीक, दूसरी बात, महादेव पर्वत की बात करें तो पचमढ़ी हिल स्टेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। ये पचमढ़ी जो हिल स्टेशन है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी पहाड़ी पर है, तो सतपुड़ा पर तो है, लेकिन सतपुड़ा के अंतर्गत भी कौन सी पहाड़ी पर है? तो ध्यान में रखना है, ये है महादेव हिल्स पर। ठीक, तो पचमढ़ी की बात करें तो ये आपको महादेव पहाड़ी पर देखने को मिलेगी, यानी कि महादेव हिल्स पर देखने को मिलेगी। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जैसे कि हमने विंध्याचल में देखा सद्भावना शिखर, जिसे गुडविल पीक के नाम से भी जाना जाता है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत भी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो आपको ध्यान में रखना है, महादेव श्रेणी में ही देखने को मिलेगी। और महादेव श्रेणी में भी बेसिकली जैसे पचमढ़ी हिल स्टेशन है ना, तो यहाँ पर कई सारे स्पॉट्स है घूमने के लिए। केवल मतलब एक ही स्थान नहीं है, पचमढ़ी में आपको लगभग 28 से 29 स्पॉट मिलेंगे घूमने के लिए। कई सारे वाटरफॉल है, पांडव केव्स है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने निवास किया था। ठीक है, इसके अलावा आपको जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़, वो भी आपको पचमढ़ी हिल स्टेशन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी का जो नाम है वो है, कहाँ पर लिखे इसे, इधर लिखते हैं, इसका जो नाम है वो है धूपगढ़। ठीक, धूपगढ़ सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पचमढ़ी की। और इसकी ऊंचाई के बारे में अगर कभी एग्जामिनर पूछ ले तो ध्यान में रखना, 1350 मीटर जो है वो ऊंचाई है किसकी? धूपगढ़ की। ठीक, तो धूपगढ़ सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सतपुड़ा पर्वत की। सतपुड़ा पर्वत में भी कई सारी पहाड़ियां हैं। ठीक है, राजपीपला है, सतपुड़ा भी कहा जा रहा है, गाविलगढ़ है, महादेव है, मैकल है। तो धूपगढ़ उसमें भी किसके अंतर्गत आ रहा है? महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है।
ठीक है, जो आपको पचमढ़ी अगर आप कभी घूमने गए होगे या कभी इन फ्यूचर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। 1350 मीटर है इसकी ऊंचाई। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई सतपुड़ा की। अब इसके बाद हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में देखें, उससे पहले मैं कुछ और प्रमुख पहाड़ियों के बारे में बताता हूँ। जैसे कि झारखंड के अंतर्गत जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसके बारे में याद रखना। झारखंड के अंतर्गत हम देखते हैं मुख्यतः विस्तार है किसका, छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है। ठीक है, न केवल झारखंड है बल्कि इसका जो विस्तार आपको पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी हिस्से में भी देखने को मिलेगा। किसकी बात कर रहे हैं? छोटा नागपुर के पठार की। ठीक है, तो छोटा नागपुर के पठार की अगर हम बात करें तो ये जो है भारत का खनिज की दृष्टि से सबसे समृद्ध क्षेत्र है ना, इतना आपको पता होगा। तो खनिज की दृष्टि से सबसे समृद्ध क्षेत्र, सबसे धनी क्षेत्र बोले अगर कोई बेल्ट है तो वो है छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार का मुख्य विस्तार तो झारखंड में है, लेकिन इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी भाग में और छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत जो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है पारसनाथ। ठीक, तो पारसनाथ या पार्श्वनाथ जो है वो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, है ना, और उन्हीं के नाम पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नामकरण किया गया है। ठीक, पारसनाथ या पार्श्वनाथ ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ये हम देख रहे हैं झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है जो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आती है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग है 1365 मीटर। ठीक है, और छोटा नागपुर के पठार को ही आपको पता होगा कि इसे कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? छोटा नागपुर के पठार की। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है इसे। रूर का क्या मतलब है? भारत का कहा जाता है रूर प्रदेश। ठीक है, रूर को इंग्लिश में लिखा जाता है RUHR। ठीक है, और ये रूर जो है ना ये जर्मनी का एक स्थान है। जर्मनी में खनिज संपदा की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है रूर, RUHR। ठीक है, ये जर्मनी की हम बात कर रहे हैं। तो जर्मनी का ये खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और भारत की दृष्टि से बात करें तो कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार है। इसलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। जो स्थान रूर का जर्मनी में है वही स्थान छोटा नागपुर के पठार का कहाँ है? इंडिया में है, भारत में है। इस कारण से तो ये भी ना कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का जो रूर प्रदेश किसे कहा जा रहा है, तो ध्यान में रखना छोटा नागपुर के पठार को। क्लियर है? और इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ या पार्श्वनाथ, जिसकी ऊंचाई है लगभग 1365 मीटर। ठीक, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों के बारे में, छोटा नागपुर के पठार के बारे में डिस्कशन किया, और सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, एक मैंने पठार आपको बताया था यहाँ पर मालवा का पठार, जो आपको अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच आपको देखने को मिलेगी। अगर कभी इन फ्यूचर पूछ ले कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इसका जो नाम है वो है सिगार चोटी। ठीक है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पर, इसका जो नाम है वो है सिगार चोटी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? मालवा के पठार के अंतर्गत जो आने वाली सबसे ऊंची चोटी है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, सिगार चोटी, इसकी जो ऊंचाई है वो आपसे पूछा तो जाएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन आप याद रख सकते हैं 851 मीटर किसकी ऊंचाई है? सिगार चोटी की। 751 के लगभग जो ऊंचाई है वो है सद्भावना शिखर की। 851 के लगभग जो ऊंचाई है वो है सिगार चोटी की। ठीक है, अप्रॉक्स डेटा है। ठीक, कुछ बुक्स में आपको जो ऊंचाई है वो आपको अलग अलग में भी देखने को मिल सकती है। पारसनाथ या पार्श्वनाथ की बात करें तो 1365 मीटर। सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई है कितनी? 1350 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियों के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर हम डिस्कस करेंगे पूर्वी घाट के बारे में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में।
पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो आपको कितने राज्यों में देखने को मिलेगा? सबसे पहले बात तो फैक्चुअल चीज़ है। पश्चिमी घाट एक तो कंटिन्यूअस माउंटेन है, ठीक है, लगातार है। जैसे कि हमने देखा था ना महान हिमालय के बारे में, लगातार है, कटी-फटी अवस्था में नहीं है, जबकि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय जो है वो कटी-फटी अवस्था में है, ठीक है। लेकिन जैसे महान हिमालय लगातार है, उसी प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट आपको लगातार पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो हम देखते हैं मुख्य रूप से कितने राज्यों में है। तो इसका जो विस्तार है हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र से पहले अगर बात करें गुजरात है, ठीक है। तो सबसे पहले गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात के बाद इसका विस्तार हम देखते हैं महाराष्ट्र में, देन फिर एक छोटा सा राज्य गोवा, इसके बाद है कर्नाटक, फिर है केरल और तमिलनाडु। इन राज्यों में किसका विस्तार हमको देखने को मिल रहा है? पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट को और किस नाम से हम जानते हैं? पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट जिसे हम सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं, ठीक। क्लियर है यहां तक? 1 मिनट। पश्चिमी घाट यानी कि इंग्लिश में कहे तो वेस्टर्न घाट्स, और इसे हम जानते हैं सह्याद्री के नाम से भी, ठीक है। कितने राज्यों में अगर विस्तार है पूछा जाए तो कितने राज्य हो गए? गोवा, सॉरी, पहले है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, फिर है गोवा, फिर है कर्नाटक और फिर है केरल और तमिलनाडु। तो टोटल कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 राज्यों में विस्तार है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए हैं पहले, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आने वाली जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी, उसको भी देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र के अंतर्गत, ठीक है। जो प्रमुख इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो है महाराष्ट्र की पहाड़ी। तो महाराष्ट्र के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे, जो पहाड़ी हम देख रहे हैं पश्चिमी घाट के अंतर्गत, एक तो हिल आपको नाम याद रखना है पहाड़ी का, वो है सतमाला, ठीक। तो एक जो पहाड़ी है वो है सतमाला। सतमाला के नीचे आ जाएंगे तो फिर आपको पहाड़ी देखने को मिलेगी, वो है हरिश्चंद्र, ठीक। हरिश्चंद्र के फिर नीचे आ जाएंगे तो हमको देखने को मिलेगा महादेव, ठीक है। अब देखो, एक महादेव पहाड़ी हमने कहाँ पर देखी? सतपुड़ा के अंतर्गत मध्य प्रदेश में। एक महादेव पहाड़ी हम देखेंगे पश्चिमी घाट के अंतर्गत, कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ठीक। तो महादेव, इसके बाद देखो ये सबसे पहले सतमाला देखे थे, सतमाला के पूर्व की तरफ देखेंगे एक पहाड़ी जिसका नाम है अजंता, ठीक है। तो अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। तो अजंता की पहाड़ी, और यहाँ पर हम देखेंगे, ये हो गया महादेव, ये है बेसिकली हम देखें हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी, इसका नाम है बालाघाट, ठीक है। तो बालाघाट श्रेणी। तो एक एक करके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कशन किया, सबसे पहले हमने जाना एक पहाड़ी है वो है सतमाला, ठीक। तो सतमाला सबसे उत्तर में। सतमाला के नीचे हम देख रहे हैं हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के फिर नीचे हम देख रहे हैं जो पहाड़ी है वो है महादेव, ठीक। तो सतमाला है, फिर है हरिश्चंद्र, फिर है महादेव। सतमाला के अगर पूर्व की ओर देखें तो ये जो श्रेणी हमको देखने को मिल रही है इसका नाम है अजंता, और ये जो श्रेणी हम देख रहे हैं इसका नाम है बालाघाट, ठीक। बालाघाट करके आपको एक जिला मिलेगा, कहां पर? मध्य प्रदेश में। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो है बालाघाट की पहाड़ी, और ये किसका भाग है? बेसिकली देखा जाए तो पश्चिमी घाट का भाग है। आपको देखने को कहां पर मिल रहा है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये प्रमुख पहाड़ी है महाराष्ट्र में, सतमाला, इसके नीचे है हरिश्चंद्र, फिर नीचे हम देख रहे हैं महादेव पर्वत श्रेणी, और सतमाला के पूर्व की ओर अजंता है, और ये जो बालाघाट आपको देखने को मिल रहा है ये एक्चुअल में हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी का ही दक्षिण पूर्वी विस्तार है। कौन सा? बालाघाट, ठीक। अब यहाँ पर जो प्रमुख जो माउंटेन पीक है यानी कि पर्वत चोटी है, इसकी अगर हम बात करें तो एक पर्वत चोटी के बारे में आपको ध्यान में रखना है जो
महाराष्ट्र के अंतर्गत पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इस चोटी का जो नाम है वो है कलसूबाई। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसका नाम क्या है? कलसूबाई। ये महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और पूरे महाराष्ट्र की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 1646 मीटर। ठीक है, किसकी ऊंचाई है? कलसूबाई की। ठीक, पश्चिमी घाट की ये सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा पश्चिमी घाट में भी पूरे महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई। ऊंचाई भी इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने धूपगढ़ में देखा 1350 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कलसूबाई की ऊंचाई कितनी है। आपको दिख रहा है ना, ये 1646 मीटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो बात हो गई कलसूबाई की। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र के अंतर्गत जो प्रमुख ऊंची चोटी है, एक तो है कलसूबाई जो सबसे ऊंची चोटी है महाराष्ट्र की। इसके अलावा जो और प्रमुख पर्वत चोटी है, अगर उसकी बात करें तो एक माउंटेन पीक का नाम आपको याद रखना है, वो है सालहेर। ठीक, लगभग 1567 मीटर इसकी ऊंचाई है, लेकिन आपको ऊंचाई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सालहेर जो पर्वत चोटी है उसके बारे बस में याद रखना है कि वो किसके अंतर्गत है। तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत, और कहाँ पे मिलेगी? महाराष्ट्र में। इसके अलावा एक पर्वत चोटी है वो है धोपद। ठीक, और एक और सबसे प्रमुख पर्वत चोटी है वो है महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर के बारे में आपने सुना होगा, फेमस हिल स्टेशन है। कहाँ पर देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और ख़ास बात यह है कि महाबलेश्वर से ही किस नदी का उद्गम होता है? तो यही वो स्थान है जहाँ से उद्गम होता है किसका? कृष्णा नदी का। ठीक, तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है कौन सा है? महाबलेश्वर। ये आपको महादेव की पहाड़ी के अंतर्गत ना देखने को मिलेगी। ठीक, एक और प्रमुख नदी जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है वो है गोदावरी नदी, जिसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। उसका उद्गम भी महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, नासिक के पास त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से होता है। ठीक है, तो नासिक में त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से उद्गम हो रहा है गोदावरी का। और अगर हम बात करें महादेव पर्वत के अंतर्गत ही महाबलेश्वर से उद्गम होता है किसका? कृष्णा नदी का। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है महाराष्ट्र के अंतर्गत। गोवा की बात करें तो गोवा में आपको जो ध्यान में रखना है, गोवा की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बस इसका नाम आप याद रख सकते हैं। गोवा के अंतर्गत जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसका जो नाम है वो है सोनसोगार। तो सोनसोगार पर्वत चोटी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? गोवा में। लगभग 1031 मीटर के करीब है इसकी ऊंचाई। ठीक है, और ऊंचाई आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन माउंटेन पीक का नाम इन केस अगर पूछा जाए किसी एग्जाम में तो ध्यान में रखना सोनसोगार जो है वो गोवा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो बात हो गई महाराष्ट्र की, गोवा की। अब देखते हैं कर्नाटक के अंतर्गत। तो कर्नाटक में आपको जो ध्यान में रखना है, जो प्रमुख पहाड़ी है, एक तो आपको ध्यान में रखना है। देखो, कर्नाटक के अंतर्गत जो प्रमुख पहाड़ी हम देखते हैं, एक है बाबा बुदन की पहाड़ी। तो बाबा बुदन की पहाड़ी अगर पूछा जाए कि इसका विस्तार जो है कौन से राज्य में है, तो इसका विस्तार आपको देखने को कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में। ठीक, तो बाबा बुदन की पहाड़ी याद रखना है। ये बेसिकली लौह अयस्क के लिए प्रमुख क्षेत्र है। बाबा बुदन की पहाड़ी की बात कर रहा हूं मैं। तो कई बार ना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बाबा बुदन की पहाड़ी कौन से राज्य में है? तो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। लौह अयस्क के भंडार है यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बाबा बुदन की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसका जो नाम है वो है मुलियानगिरी। तो मुलियानगिरी जो है वो किसके अंतर्गत हमको देखने को मिल रहा है? बाबा बुदन की पहाड़ी में देखने को मिल रहा है। ठीक, इसको कुछ यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। इसका नाम है मुलियानगिरी। तो मुलियानगिरी जो माउंटेन पीक का नाम है, पर्वत चोटी का नाम है, बाबा बुदन की पहाड़ी के अंतर्गत, ये पूरे कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये भी ध्यान में रखना है। इसकी जो ऊंचाई है वो है
1961 मीटर के लगभग, ठीक है। तो 1961 मीटर के लगभग ऊंचाई किसकी है? मुल्यानगिरी की है। बाबा बुदन की पहाड़ी के अंतर्गत आता है और बाबा बुदन की पहाड़ी लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लौह अयस्क के विशाल भंडार आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और लेकिन अगर हम बात करें कर्नाटक में पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये जो बाबा बुदन की पहाड़ी है ये पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लेकिन पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कर्नाटक में है, तो इसका जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका जो नाम है वो है कुद्रेमुख। और कुद्रेमुख भी लौह अयस्क का प्रमुख भंडार वाला क्षेत्र है, ठीक है। बाबा बुदन की पहाड़ी की बात करें चाहे कुद्रेमुख की बात करें, कुद्रेमुख के बारे में आपको इसकी ऊंचाई इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखनी है वो है 1892 मीटर, ठीक। तो 1892 मीटर ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है? कुद्रेमुख की ऊंचाई है। और ये कर्नाटक में, देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है, कर्नाटक में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर पूछा जाए तो वो है कुद्रेमुख, 1892 मीटर। कुछ बुक में आपको मिल सकता है 1894 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर बात करें पूरे कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो आपको बाबा बुदन की पहाड़ी में देखने को मिलेगी और उस चोटी का नाम है मुल्यानगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1961 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा हम और थोड़े दक्षिण में आ जाए तो आपको एक और पहाड़ी देखने को मिलेगी कर्नाटक में, और इस पहाड़ी का विस्तार न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि केरल में भी हमको देखने को मिलता है। और इस पहाड़ी का जो नाम है वो है ब्रह्मगिरी, ठीक। तो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी है वो हम कहाँ कहाँ पर देख रहे हैं? एक तो प्रमुख तौर पर बात करें तो इसका जो विस्तार है कर्नाटक का जो कुर्ग जिला है वहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा केरल के कासरगोड वायनाड जिले में हमको इसका विस्तार देखने को मिलता है। इस पहाड़ी का जो नाम है वो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो मैं लिखूँ कहाँ पर इसको कुछ यहाँ पर लिखते हैं। इस पहाड़ी का नाम है ब्रह्मगिरी, ठीक। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कौन कौन से राज्यों में? 2 राज्यों में देख रहे हैं, कर्नाटक में भी केरल में भी, ठीक। और ये किसका भाग है? पश्चिमी घाट का ही भाग है। क्लियर है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी के अंतर्गत एक स्थान है जिसका नाम है ताला कावेरी। और ताला कावेरी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सी नदी का उद्गम स्थल है। ये है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ताला कावेरी। ताला कावेरी जो है ये स्थान का नाम है जो आपको ब्रह्मगिरी की पहाड़ी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी में भी हम देख रहे हैं कि इसका विस्तार 2 राज्यों में है ना। तो हम बात कर रहे हैं ताला कावेरी कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में, ठीक। और दूसरी बात यह है किस नदी का उद्गम स्थल हो यहाँ से होता है, तो वो होता है कावेरी नदी का। तो चलो, अगर इन्फॉर्मेशन आपको सारी अच्छी लग रही है ना, तो जो वीडियो देख रहे हैं आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और कमेंट में बताना है कि क्लास आपको लग कैसी रही है, ठीक है। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और सुधार की ज़रूरत है क्लास में, ठीक है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा आपको जियोग्राफी से और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है और टॉपिक को समझने में थोड़ी मुश्किलें आ रही है, तो वो भी आप ना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि उस पर भी मैं वीडियो लेकर आपके लिए आऊँ, ठीक है। तो CGPSC की जो हमारी फ्री क्लासेस चल रही है, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पहले तक होगी, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। जो भी टॉपिक्स आपको जिनमें डाउट लगते हैं या जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उस पर भी वीडियो लेकर जल्द से जल्द आऊँ, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी के बारे में हमने डिस्कस किया। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी के दक्षिण में फिर हम जो पहाड़ी देख रहे हैं, है ना, जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। एक तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी 2 राज्यों में विस्तार देखे, कर्नाटक और केरल। इसके अलावा हम बात करें 3 राज्यों में जिसका विस्तार है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है पर्वत श्रेणी। और इसका जब मैं मार्किंग कर रहा हूँ तो आप जान सकते हैं इसका नाम क्या है। ये मैं बात कर रहा हूँ नीलगिरी की पहाड़ी की। तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो किसका भाग है? पश्चिमी घाट का भाग है। नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम करती है,
ठीक है। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती है, तो ध्यान में रखना है नीलगिरी की पहाड़ी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि नीलगिरी की पहाड़ी किसका भाग है, तो पूर्वी घाट का नहीं है, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और इसके अंतर्गत हम बात करें तो इसका जो विस्तार है वो आपको 3 राज्यों में देखने को मिलेगा। मुख्य तौर पर तो हम देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो एक जिला भी है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है नीलगिरी, ठीक है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इन 3 राज्यों में विस्तार हम देखते हैं किसका, नीलगिरी की पहाड़ी का। तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है इसका हम विस्तार देखते हैं 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, ठीक है। तो अगर क्रम से देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर जो पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, फिर है नीलगिरी की पहाड़ी, और इसके दक्षिण में हम देखेंगे जिसका विस्तार प्रमुख तौर पर वैसे तो है केरल में, लेकिन कुछ हिस्सा इसका आ जाता है तमिलनाडु में भी। और इस जो पहाड़ी है इसका जो नाम है वो है अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है। तो अन्नामलाई है पहले, इसके बाद है कार्डेमम पहाड़ी, यानी कि जिसे हम कहते हैं इलायची पहाड़ी, और फिर हम देखेंगे अगस्ता मलाई की पहाड़ी, ठीक है। तो एक एक करके तीनों नाम हम लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, एक तो नाम है वो है अन्नामलाई। अन्नामलाई के बाद जो दूसरी पहाड़ी हम देख रहे हैं इसे हम कहते हैं कार्डेमम पहाड़ी, या हिंदी में इसे कहें तो कहते हैं इलायची पहाड़ी, ठीक। अन्नामलाई है, फिर है कार्डेमम, और फिर हम देखते हैं अगस्ता मलाई, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक। तो पहले है अन्नामलाई, फिर है कार्डेमम, फिर है अगस्ता मलाई। और इसके बाद तमिलनाडु के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे दक्षिण में जो पहाड़ी हमको देखने को मिलेगी, जो पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है, ठीक है। इसका जो नाम है वो है, इधर मैं कुछ इस तरफ से लिखता हूं, इसका जो नाम है वो है नागरकोयल, ठीक। तो नागरकोयल की जो पहाड़ी है ये कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंतर्गत कन्याकुमारी में हम देखेंगे, जो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, इसे हम कह सकते हैं। किसका भाग है कहने से ध्यान में रखना, किसका भाग है, पश्चिमी घाट का भाग है, ठीक है। अब केरल के प्रमुख पहाड़ियों के बारे में बात करें, केवल और केवल केरल की बात करें, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण अगर हम आएंगे तो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, सबसे पहले तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, क्योंकि इसका विस्तार हम देखें ना 2 राज्यों में है, कर्नाटक और केरल। इसके दक्षिण में आ जाएंगे तो नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक। पहले है ब्रह्मगिरी, फिर है नीलगिरी। नीलगिरी के दक्षिण में आएंगे, केरल की बात करें ना तो अन्नामलाई। अन्नामलाई जो है केवल केरल में नहीं है, इसका विस्तार आपको तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा, ठीक। अन्नामलाई के बाद है कार्डेमम, जिसे हम कहते हैं इलायची पहाड़ी भी। तो कार्डेमम को ना इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, ध्यान में रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इलायची पहाड़ी कौन से राज्य में है, तो केरल में है, ठीक है। किसका भाग है, पश्चिमी घाट का भाग है। इलायची पहाड़ी यानी कि कार्डेमम पहाड़ी के दक्षिण में हम देखेंगे अगस्ता मलाई, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, ठीक है, जिसमें से एक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है अगस्ता मलाई, ठीक। कहाँ पर है, केरल में है प्रमुख तौर पर। और इसके दक्षिण में चले जाएंगे तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत तो पहाड़ी देख रहे हैं, लेकिन राज्य केरल नहीं है, राज्य है तमिलनाडु। और तमिलनाडु का भी कौन सा, कन्याकुमारी जिला, ठीक है। तो कन्याकुमारी के अंतर्गत जो पहाड़ी देखते हैं वो है नागरकोयल की पहाड़ी। और ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत या पूरे दक्षिण भारत में सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, सबसे दक्षिणी भाग पर जो पहाड़ी है वो है नागरकोयल की पहाड़ी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पश्चिमी घाट के बारे में। अब इतनी बातें जब डिस्कस करें तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी केरल के अंतर्गत अगर हम देखें, ये आपको देखने को मिलेगी अन्नामलाई पर्वत में। और इसका जो नाम है अन्नामलाई पर्वत है, पहाड़ी का नाम है, और ऊंची जो चोटी है उसका जो नाम है वो है अनाईमुड़ी, ठीक है। तो अन्नामलाई पर्वत में हम देखेंगे सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है अनाईमुड़ी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, ठीक। तो ये केरल की सबसे ऊंची चोटी ही नहीं है, ये पूरे के पूरे दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत,
पश्चिमी घाट, आप जो भी कहो, पूरे प्रायद्वीपीय भारत की, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। किसका भाग है? तो पश्चिमी घाट का भाग है। पश्चिमी घाट में भी कौन सी पहाड़ी? तो अन्नामलाई पहाड़ी। क्लियर है? तो इतनी चीजें याद रहेंगी। तो अनाईमुड़ी माउंटेन पीक के बारे में याद रखना है, और माउंटेन पीक यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। किसकी बात कर रहे हैं? अनाईमुड़ी की। ठीक है। पश्चिमी घाट में, केरल में, और पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई। सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? ये तो हो गई पहले नंबर की सबसे ऊंची चोटी। सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी नीलगिरी की पहाड़ी में। और नीलगिरी की पहाड़ी में आपको चोटी देखने को मिलेगी, और इसका जो नाम है वो है, इसका नाम हम कहाँ पर लिखें, क्योंकि इधर भी पहाड़ी बनानी है हमें। इसका जो नाम है हम कुछ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। इसका जो नाम है वो है दोदा बेटा। ठीक है। तो दोदा बेटा जो है वो सेकंड नंबर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है। दोदा बेटा, जिसे आप दादा बेटा करके भी याद रख सकते हैं। ठीक। तो दोदा बेटा किसके अंतर्गत देख रहे हैं? नीलगिरी की पहाड़ी में। अगर राज्य की बात करें तो तमिलनाडु। ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। ठीक। 2637 मीटर ऊंचाई है दोदा बेटा की। ये प्रायद्वीपीय भारत की, या दक्षिण भारत कहें या पश्चिमी घाट कहें, इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी 2695, और ज़्यादा का अंतर है नहीं, ये 2695 है। ये दोदा बेटा हम देख रहे हैं 2637 है। क्लियर है? ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। और कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो राज्य का नाम है तमिलनाडु। ठीक। पश्चिमी घाट का भाग है, और पहाड़ी का नाम अगर बोले तो नीलगिरी की पहाड़ी। अब नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार तो 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। लेकिन उसमें भी जो दोदा बेटा माउंटेन पीक है वो तमिलनाडु के अंतर्गत आने वाली नीलगिरी की पहाड़ी में हमको देखने को मिलेगी 2637 मीटर ऊंचाई के साथ। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके आगे का डिस्कशन करते हैं। ये तो बात हो गया हमारा पश्चिमी घाट के बारे में। अब देखते हैं पूर्वी घाट के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ी के बारे में। लेकिन उससे पहले एक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। कई बार स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है। तो हम लोग देखें ना, 6 राज्यों में है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम आएंगे पश्चिमी घाट में, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो चौड़ाई है, उत्तर से दक्षिण आने पर जो इसकी चौड़ाई है वो कैसे होती, बढ़ती जाती है। यानी कि पश्चिमी घाट जिसका विस्तार 6 राज्यों में है, ये उत्तर की ओर इसकी चौड़ाई कम है, और जैसे जैसे दक्षिण की ओर आएंगे इसकी चौड़ाई जो है इस प्रकार से बढ़ते जाएगी। ठीक है। इस इंफॉर्मेशन का काम आपको तब होगा जब एग्जाम में स्टेटमेंट वाले इस प्रकार के प्रश्न बनाए जाए। ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण आने पर पश्चिमी घाट की चौड़ाई कैसे होती है, बढ़ती है। या ये बोल सकते हैं दक्षिण से उत्तर जाने पर पश्चिमी घाट की चौड़ाई कैसे हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है? इसका ठीक उल्टा हम देखते हैं पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट में बेसिकली दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो चौड़ाई बढ़ती जाएगी। क्लियर है? यानी पूर्वी घाट में दक्षिण की ओर चौड़ाई कम है और उत्तर की ओर चौड़ाई जो है ज़्यादा है, जबकि पश्चिमी घाट में ठीक इसका उल्टा है, उत्तर की ओर चौड़ाई कम है, दक्षिण की ओर चौड़ाई इसकी ज़्यादा है। क्लियर है? इसके अलावा पश्चिमी घाट जो है इसकी जो ऊंचाई है वो पूर्वी घाट के कंपेयर भी ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। पूर्वी घाट बेसिकली अवशिष्ट पर्वत की कैटेगरी में आ जाता है, रेसिडुअल माउंटेन है, जैसा कि अरावली है। काफ़ी समय पूर्व इसका निर्माण हो चुका है, और निर्माण काफ़ी पुरानी होने के कारण, इसका अपक्षय अपर्दन होने के कारण इसकी जो ऊंचाई है वो कम हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको पता है प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं, चाहे महानदी की बात करें, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है, इन सभी नदियों ने अपने जल के द्वारा पूर्वी घाट का काफ़ी अपर्दन किया है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि पूर्वी घाट जो है वो कटी फटी भाग में है। मतलब कि थोड़ी दूर पहाड़ी देखने को मिलेगी, फिर आपको कटा फटा भाग मिलेगा जहाँ से नदी अपना जल प्रवाहित कर रही है, फिर पहाड़ी है, फिर कटा फटा भाग मिलेगा। इस प्रकार से विस्तार किसका है, पूर्वी घाट का है। लेकिन पश्चिमी घाट के बारे में ऐसा नहीं है। पश्चिमी घाट के बारे में मैंने आपको बताया कि पश्चिमी घाट जो है वो कंटिन्यूअस है, लगातार है। ठीक है। अब कोई पहाड़ी लगातार जब हम देखने को हमें मिल रही है तो फिर अगर आवागमन की सुविधा के लिए, मतलब कि अगर यहाँ पर जैसे हमको पता है मुंबई जो है वो अरब सागर के तट पर है, ठीक है,
तो कोई शहर, जब तटीय क्षेत्र में कोई शहर की बसावट है तो वो पहाड़ी को पार करके इस ओर कैसे आएंगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्वतीय दर्रे, माउंटेन पास। ठीक है, तो पर्वतीय दर्रे जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन पास, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि वहीं से होकर फिर हम देखते हैं पर्वतों को किया जाता है पार, है ना। तो जो रास्ता है वो कैसे मिलेगा जब तक दर्रे नहीं रहेंगे। तो ये पर्वत श्रेणी तो लगातार है, तो यहाँ पर दर्रों का होना, यानी कि पर्वत के दर्रों का मतलब क्या होता है, पहाड़ी है कुछ इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से हम पहाड़ी देख रहे हैं, और पहाड़ी को पार करने के लिए जो मार्ग जो हमको देखने को मिलते हैं ना, रास्ते हमको देखने को मिलते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं दर्रे। ठीक, तिब्बतन भाषा में इसे कहा जाता है ला, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं पास। तो दर्रे, ला या पास, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र को पार करने वाले जो रास्ते होते हैं उसे हम कहते हैं दर्रे। और पश्चिमी घाट कंटिन्यूअस है, इसलिए कुछ प्रमुख दर्रे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर जैसे है मुंबई पश्चिमी तट पर, अरब सागर के तट पर, और मुंबई से अगर एक रूट कनेक्ट करना है नासिक की ओर, तो यहाँ पर जो आपको दर्रा देखने को मिलेगा वो है थाल घाट। ठीक, मुंबई को कनेक्ट कर रहा है नासिक से। ठीक, और मुंबई से अगर जाना हो पुणे की ओर, तो यहाँ पर जो आपको दर्रा देखने को मिलेगा, इसका जो नाम है वो है भोर घाट। ठीक है, तो थाल घाट और भोर घाट ये दोनों आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, पश्चिमी घाट के अंतर्गत। थाल घाट उत्तर में है ना, मुंबई को कनेक्ट कर रहा है नासिक से, और मुंबई को कनेक्ट करेगा अगर पुणे से, ठीक है, दक्षिण में इसके, तो वो है भोर घाट। क्लियर, तो दो दर्रे तो याद रखने हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो एक दर्रा आपको नाने घाट करके भी देखने में, तो दर्रे काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट है केवल वही बताता हूँ, क्योंकि नाने घाट है, मलसेज घाट, अंबोली घाट, चोरला घाट, ये कई सारे आपको दर्रे देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र में। बट जो इम्पोर्टेंट है केवल अगर उनकी बात करें तो एक तो थाल घाट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दूसरा है भोर घाट। थाल घाट मुंबई को कनेक्ट कर रहा है किससे, नासिक से, और भोर घाट जो है मुंबई को कनेक्ट कर रहा है पुणे से। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात करें तो केरल में आ जाते हैं। केरल में एक दर्रा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर पाल घाट, जो केरल के पलक्कड़ जिले को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले से कनेक्ट करता है। कौन सा है ये, पाल घाट। देखो ये है थाल घाट, फिर है भोर घाट, और फिर है पाल घाट। केरल में एक जिला आपको मिलेगा पलक्कड़, पलक्कड़ को कनेक्ट करता है तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले से। ठीक, पाल घाट। इसके दक्षिण में आ जाएंगे तो एक हम दर्रा देखेंगे, इसका जो नाम है वो है सेनकोट्टा। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, सेनकोट्टा जो दर्रा है वो तमिलनाडु के मदुरई को, शहर को, केरल की राजधानी कौन सी है, तिरुवनंतपुरम है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरई शहर से जोड़ने का काम करता है। कौन सा दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा। तो केरल में दो दर्रों के नाम याद रखने, पाल घाट और सेनकोट्टा। और अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र में तो थाल घाट और भोर घाट। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इसके आगे के डिस्कशन करते हैं। ये तो बात हो गई पूरे पश्चिमी घाट की। अब पूर्वी घाट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पूर्वी घाट के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। तो पूर्वी घाट के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो कौन से कलर से बनाऊँ इसे, ब्लू कलर से बनाते हैं। पूर्वी घाट के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियों की बात करें, सबसे पहले उड़ीसा के अंतर्गत जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक आपको पहाड़ी देखने को मिलेगी गड़जात, फिर आपको याद रखना है नयागढ़, और बीच में कुछ एक पहाड़ी मिलेगी जिसको कहते हैं बादाम पहाड़ी। तो कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, एक पहाड़ी का नाम क्या है, गड़जात। गड़जात पहाड़ी के बारे में ध्यान में रखना है। ये कहाँ पर, कौन से राज्य में देखने को मिलेगा, तो उड़ीसा में। एक प्रमुख पहाड़ी है जिसका नाम है बादाम पहाड़ी। ठीक, देखो यहां पर हमने एक पहाड़ी देखी थी बाबा बुदन की पहाड़ी, कहां पर, कर्नाटक में। ये कौन सी है, बादाम पहाड़ी है, याद रहेगा।
बाबा बुदन की पहाड़ी जैसा हमने देखा कि लौह अयस्क का प्रमुख भंडार है यहाँ पर, ठीक उसी प्रकार से उड़ीसा में भी बादाम पहाड़ी लौह अयस्क इसके अलावा बॉक्साइट के प्रमुख भंडार वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, गढ़जात हो गया, बादाम पहाड़ी, एक पहाड़ी का नाम है नयागढ़। ठीक, तो ये भी प्रमुख पहाड़ी है। सभी पहाड़ी हम कहाँ पर देख रहे हैं? उड़ीसा में देख रहे हैं। पूर्वी घाट के अंतर्गत ये सभी पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, उड़ीसा में अगर आपको ये पूछा जाए कि उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हम देखेंगे उड़ीसा में, जिसका नाम है देवमाली। तो देवमाली जो है ये माउंटेन पीक है जो उड़ीसा में देख रहे हैं, और उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1672 मीटर। ठीक है, इससे पहले अगर आपके पास कोई और पुरानी बुक होगी ना तो उसमें आपको नाम मिल सकता है महेंद्रगिरी का। महेंद्रगिरी उड़ीसा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। ठीक है, ये महेंद्रगिरी माउंटेन पीक भी आपको देखने को मिलेगी कहां पर? उड़ीसा में। लेकिन ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना, पहली सबसे ऊंची चोटी है देवमाली, दूसरी है महेंद्रगिरी। ठीक, महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1501 मीटर, देवमाली की ऊंचाई है 1672 मीटर। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। उड़ीसा की बात करें तो गढ़जात, बादाम पहाड़ी, नयागढ़, दो गढ़ वाले आपको पहाड़ियां देखने को मिल गई कहां पर? छत्तीसगढ़ के बगल में यानी उड़ीसा में। क्लियर, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है देवमाली 1672 मीटर, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, कितनी ऊंचाई है? 1501 मीटर। इसके बाद आ जाते हैं आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमको जो प्रमुख पहाड़ियां हैं उनके नाम याद रखने हैं। तो सबसे पहले जो प्रमुख पहाड़ी हम देखेंगे ना आंध्र प्रदेश में, वो है नल्ला मल्ला। ठीक, तो नल्ला मल्ला या नल्ला मलाई भी इसे कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नल्ला मला। ठीक, तो नल्ला मला की पहाड़ी, इसके दक्षिण में देखेंगे जो पहाड़ी हम देख रहे हैं वो है वेनुकोंडा। वेनुकोंडा, कुछ बुक में आपको वेलीकोंडा भी लिखा देखने को मिल सकता है। ठीक, तो वेनुकोंडा या फिर वेलीकोंडा की पहाड़ी, उत्तर से दक्षिण बिल्कुल क्रम से आ रहा है। नल्ला मल्ला की पहाड़ी, फिर है वेनुकोंडा। इसके बाद हम देखते हैं जो पहाड़ी है वो है पालकोंडा। ठीक, पालकोंडा की पहाड़ी हम देख रहे हैं, और पालकोंडा की जो पहाड़ी है इसी का ही दक्षिण पूर्व जो भाग है उसके अंतर्गत हम यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ। पालकोंडा की पहाड़ी का ही एक भाग हम देखेंगे आंध्र प्रदेश में, जहां पर प्रमुख मंदिर हमको देखने को मिलेगा। और ये जो पहाड़ी है इसका नाम है तिरुमला की पहाड़ी। ठीक है, तिरुमाला, तिरुपति बालाजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, भारत का बोल सकते हैं सबसे धनी मंदिर जो है, ठीक है, वो है तिरुपति बालाजी का मंदिर। ये किस पहाड़ी पर है? तो तिरुमाला पहाड़ी पर है। और ये तिरुमाला जो पहाड़ी है ना, वो पालकोंडा पहाड़ी का ही विस्तार है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद एक पहाड़ी हम देखेंगे जिसका जो नाम है वो है नागरी पहाड़ी, नागरी हिल्स। ठीक, तो अगर क्रम से देखें तो पहले है नल्ला मला, फिर है वेनुकोंडा या वेलीकोंडा, इसके दक्षिण में देखेंगे पालकोंडा, और पालकोंडा का ही विस्तार जो हम देखते हैं तिरुमाला की पहाड़ी जहां पर तिरुपति बालाजी का मंदिर है, इसके दक्षिण में देखेंगे तो नागरी पहाड़ी। ठीक है, और अगर प्रमुख पहाड़ी की बात करें तो पुष्पा मूवी आप सभी ने देखी होगी, 1, अभी तो 2 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे शेषाचेलम की पहाड़ी, और शेषाचेलम की जो पहाड़ी है ये लाल चंदन के लिए प्रमुख है। तो लाल चंदन के लिए फेमस है ना, इसलिए मैं इसे लाल कलर से बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्या नाम है इस पहाड़ी का? इसका जो नाम है वो है शेषाचेलम की पहाड़ी। तो शेषाचेलम की पहाड़ी का विस्तार आपको कहां पर देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। शेषाचेलम की जो पहाड़ी है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल चंदन के लिए। लाल चंदन आपको पूरे भारत में कहीं पर मिलेंगे तो वो कहां पर मिलेंगे? शेषाचेलम पर। और इसी पर बेस्ड बेसिकली पुष्पा मूवी है ना, लाल चंदन के स्मगलिंग से रिलेटेड चीजें जो हैं। क्लियर है यहाँ तक?
तो शेषाचलम की पहाड़ी भी हम कहाँ पर देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश में, और ये किसका भाग है, पूर्वी घाट का भाग है, सारी पहाड़ियाँ जो है, ठीक है। एक पहाड़ी जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पहाड़ी जिसका विस्तार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा, और इसका जो नाम है वो है एरामला की पहाड़ी, ठीक। तो एरामला की जो पहाड़ी है वो हम देखेंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर, ठीक है। किसका भाग है कहने से ध्यान में रखना है, पूर्वी घाट का भाग है, ठीक। तो कितनी पहाड़ियां हमने देखी अब तक आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, अगर उत्तर से दक्षिण क्रम से देखें तो पहले तो है नल्लामला, ये जिसे नल्ला मलाई भी कहते हैं। इसके दक्षिण में आएंगे तो है वेनुकोंडा, जिसे वेलीकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखेंगे पालकोंडा, और पालकोंडा का ही विस्तार कौन सी पहाड़ी, तिरुमाला की पहाड़ी, जिसके अंतर्गत तिरुपति बालाजी का मंदिर आता है। इसके दक्षिण में देखेंगे तो है नागरी पहाड़ी, ठीक है। और कुछ प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो एरामला की पहाड़ी, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार, और फिर एक पहाड़ी है शेषाचलम की पहाड़ी, जहाँ से लाल चंदन जो है वो हमें प्राप्त होता है, ठीक। तो ये पूर्वी घाट का भाग है, सभी पहाड़ियाँ आपको ध्यान में रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नल्लामला पहाड़ी जो है कौन से राज्य में है, ठीक। तो ये तो बात हो गई आंध्र प्रदेश की। इसके बाद लास्ट में आ जाते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में सबसे पहले तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी, इसका जो नाम है वो है मेलागिरी की पहाड़ी, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है, ये कौन सा है, मेलागिरी। मेलागिरी के जंगल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेलागिरी की पहाड़ी आपको ध्यान में रखना है तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पर है तमिलनाडु और बेसिकली कर्नाटक की जो सीमा है ना, वहाँ पर आपको मेलागिरी की पहाड़ी देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा उत्तर की ओर चलते हैं और क्रम से देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको जो पहाड़ी देखनी है इसका नाम है जावेदी। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर नामकरण करते चलते हैं। जावेदी है, फिर हम देखेंगे शेवराय, फिर एक पहाड़ी है पंचमलाई, फिर एक पहाड़ी हम देखेंगे शिरुमलाई, ठीक। उसके बाद अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ी के बीच में एक पहाड़ी देखेंगे जिसका नाम है पालनी पहाड़ी, और फिर देखेंगे एक पहाड़ी वर्सु नादु, और सबसे लास्ट में मैंने बताया था ना ऑलरेडी, नागरकोयल तमिलनाडु में देख रहे हैं। ये किसका भाग है लेकिन, पश्चिमी घाट का। और अभी ये जो पहाड़ी बता रहे हो किसका भाग है, पूर्वी घाट का, ठीक है। तो एक एक करके नामकरण करते चलते हैं। इसके बाद हम अपनी क्लास को समाप्ति की ओर ले जाएंगे, ठीक है, और आगे की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो ये कुछ अंतिम पहाड़ियां हैं आज के क्लास की, ठीक है। काफ़ी सारी पहाड़ियां हो गई याद करने के लिए, ठीक। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पहाड़ी मैं आपको बता रहा हूँ तमिलनाडु के अंतर्गत सबसे उत्तर में, अच्छा इसको क्रम से बताने का पर्पस ये है कि एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर से दक्षिण जमाइए, दक्षिण से उत्तर जमाइए, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। इस कारण से ना मैपिंग को दिमाग में फिट करते हुए चलना है। तो ये जो आप नोट्स बनाएंगे इंडिया के मैप में सारी पहाड़ियों को आपको बनाना है, ठीक है। ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक। और आपको क्लास अगर पसंद आ रहा है तो करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि हम लोग ऐसे वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहें, ठीक। तो सबसे पहले जो पहाड़ी है कौन सी है, जावेदी की पहाड़ी। तो जावेदी हिल्स के बारे में ध्यान में रखना है, ठीक। जावेदी के दक्षिण में हम देखेंगे शेवराय। ये सभी जो है ना ये पूर्वी घाट का पार्ट है, और राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, ठीक। तो जावेदी है, फिर है शेवराय, फिर है पंचमलाई। पंचमलाई के दक्षिण में जो पहाड़ी है इसका जो नाम है, ये मलाई है, यहां पर फिर से मलाई है, शिरुमलाई, ठीक। पंचमलाई फिर है शिरुमलाई। इसके बाद जो पहाड़ी है वो है पालनी पहाड़ी, या पालनी हिल्स कहें इंग्लिश में, ठीक। पालनी के दक्षिण में जो पहाड़ी है वो है वर्सु नादु। वर्सुनादु या वर्सुनाथ पहाड़ी। और फिर दक्षिण में जो पहाड़ी मैं बता रहा हूँ ना वो है नागरकोयल, जो मैंने बता दिया था पश्चिमी घाट के अंतर्गत है, ठीक है। तो इमेज आपको दिख रहा है ना क्लियर। चलो तो एक बार फिर से देखते हैं, सबसे उत्तर से दक्षिण की ओर आए तो तमिलनाडु के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का हिस्सा है, जावेदी है,
फिर है शिवराय, फिर देख रहे हैं पंचमलाई, फिर है शिरुमलाई। ठीक है, इसके बाद पालनी पहाड़ी। एक बार प्रश्न ये पूछा गया था एग्जाम में कि पालनी की पहाड़ी कौन सी दो पहाड़ियों के मध्य है, इसलिए मैंने आपको खास तौर पर बताया कि यहाँ पर केरल में देख रहे हैं अन्नामलाई, फिर है कार्डेमम यानी कि इलायची पहाड़ी, और फिर है अगस्त्यामलाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है केरल में अन्नामलाई, जिसका विस्तार मैंने बताया था ना, तमिलनाडु में भी है। ठीक है, तो अन्नामलाई और कार्डेमम यानी कि इलायची पहाड़ी, अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ी के बीच जो पहाड़ी है वो है पालनी पहाड़ी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना, इसलिए ध्यान में रखना है। पालनी पहाड़ी जो है अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच है, राज्य तो तमिलनाडु है। क्लियर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पालनी पहाड़ी के नीचे जिस पहाड़ी का विस्तार है वो है वर्सुनादु की पहाड़ी। ठीक है, और इसके नीचे हम बात करेंगे तो आ जाएगा नागरकोयल की पहाड़ी। नागरकोयल की जो पहाड़ी है ना मेरे भाई, वो याद रखना है किसका भाग है, पश्चिमी घाट का भाग है, बल्कि बाकी जो पहाड़ी है वो हम देख रहे हैं पूर्वी घाट के अंतर्गत शामिल है। ठीक, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसा हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में देखें कि यहाँ पर कुछ प्रमुख दर्रे हैं, क्योंकि लगातार हैं तो रास्ते जरूरी हैं पार करने के लिए। पूर्वी घाट जो है कटी फटी अवस्था में लगातार नहीं है, नदियों के जल के द्वारा इनका काफ़ी ज़्यादा अपरदन भी हो चुका है, तो इस कारण यहाँ पर आपको कुछ दर्रे, खास दर्रे देखने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नदियों ने मार्ग बना कर रखा है, तो यहाँ पर दर्रे आपको देखने को मिलेंगे नहीं और कटे फटे भाग में है। ठीक है, तो पहाड़ियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ फेमस हिल स्टेशन की मैं बात बताऊं तो ऊटी के बारे में आपको पता होगा, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग घूमने जाते हैं। आपका भी मन करता होगा घूमने जाने का। ठीक है, तो ऊटी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ऊटी आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के अंतर्गत भी हम देखते हैं नीलगिरी की पहाड़ी पर देखने को मिलेगा। ठीक, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऊटी की। ऊटी जिसे उटक मंडलम भी कहा जाता है ना, तो ऊटी जो है फेमस हिल स्टेशन है, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी पर है। ठीक, यहाँ पर हमने देखा ना शिवराय पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी के अंतर्गत जो फेमस हिल स्टेशन है इसका जो नाम है वो है यारकाड। तो मैं काफ़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी और क्लास में ना बताए या बुक में आपको देखने को ना मिले। ठीक है, बट ये इन्फॉर्मेशन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यारकाड हिल स्टेशन कौन से राज्य में है, तो कौन से राज्य में है, तमिलनाडु में है। कहाँ, किसका भाग है, तो पूर्वी घाट का भाग है। पूर्वी घाट में भी कौन सी पहाड़ी पर है, जावेदी पर है, शिवराय पर है, पालनी पर है, तो किस पर है, शिवराय पहाड़ी पर है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है, हिल स्टेशन है फेमस। ऊटी की बात करेंगे तो ऊटी के बारे में हमने देखा ना, ये कौन सी पहाड़ी पर है, नीलगिरी की पहाड़ी पर है, तमिलनाडु में है। ठीक, क्लियर। और एक फेमस हिल स्टेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं पालनी पहाड़ी, जिसके बारे में मैंने बताया कि अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ी के बीच में है पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी पर भी एक फेमस हिल स्टेशन आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो नाम है वो है कोडाई कनाल। ठीक, तो कोडाई कनाल जो हिल स्टेशन है वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है, और कोडाई कनाल कौन सी पहाड़ी पर है, तो पालनी पहाड़ी पर है। ये प्रश्न जो है आया हुआ है, कोडाई कनाल हिल स्टेशन कौन सी पहाड़ी पर है, तो ध्यान में रखना है कौन सी पहाड़ी पर है, पालनी पहाड़ी पर है। ठीक है, कोडाई कनाल जो है एक झील का भी नाम है। एक बार एक प्रश्न ये आया था यूपीएससी में, पूछा गया था कि 4 आपको झील के नाम दिए थे, पूछा गया था कि कौन सी मानव निर्मित झील है, यानी कि कृत्रिम झील है जिसको मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। तो उसमें 4 झीलों के नाम थे, कोडाई कनाल, रेणुका, इस प्रकार से 2 और प्रमुख झीलें थी, सांभर झील और एक और थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल जो है मानव निर्मित झील है। ये झील आपको कहाँ पर मिलेगी, कोडाई कनाल हिल स्टेशन में, जो हिल स्टेशन आपको मिलेगा पालनी पहाड़ी में, और ये पालनी पहाड़ी कौन से राज्य में है, तो तमिलनाडु में। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इतनी सारी याद रहेगी। आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गया है और आपको रिवाइज भी करना है, नोट्स भी बनाना है। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियों के बारे में हमने जाना। फिर हमने देखा सतपुड़ा के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियों को। फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियों के बारे में हमने डिस्कस किया। काफ़ी सारी पहाड़ियाँ हो गई है ना, और ये जो
पर्वत, पहाड़ और घाटियाँ वाला जो हमारा सीरीज चल रहा है, जिसकी आज ये तीसरी क्लास है। तो प्रमुख पर्वत और पहाड़ तो हमने डिस्कस कर लिए। अब बचा जो घाटी वाला जो सेक्शन है, उसको मैं आपको अगली क्लास से बताऊंगा। लेकिन अभी क्या है, मैं 2 दिन के लिए थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी जो अगली क्लास है वो आपको देखने को मिलेगी यूट्यूब पर मंडे को, सोमवार को, ठीक। तो सोमवार को हम मिलेंगे अगली क्लास में, जिस पर हम डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में। और ये पूरा जो हमने आज की क्लास में पढ़ा, ये आपको कैसा लगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। और क्या मैंने बताया, आपको किसी टॉपिक पर अगर समस्या है तो उस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि नदी अपवाह तंत्र में अगर आपको समस्या है, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, भूगोल से रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक है जिस पर आपको समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उस पर मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियो लाने के लिए, ठीक। तो आज की क्लास हम करते हैं यहीं तक। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।